first thing which I want to tell you all that today you need to upload the your write-ups, right? There is nothing you have taken screenshots. Actually, I have given time for you all to write those things. But then also, if somebody is lagging behind, they can complete it today. There is nothing much in that. Now, the observation table, how we need to perform, everything is being dealt yesterday. So today you should upload the write up for experiment 1 and experiment number 2. Okay, so I hope everybody have gone through your practical tab. You have seen already the name of practical and the column over there which is there to upload the file. Now that thing is already make available to all. So some of you have already uploaded your write-ups. I have seen that, but then also most of the students are remaining. Now 20 to 30% students have completed the task yesterday itself, but most of you are remaining. So today you need to finish this task because you have all those things with you. So why to keep ahead the work ना, जो भी है उसको कंप्लीट करके फिनिश करो और आज किसी भी हालत में अपलोड कर दो. आज पूरा दिन रात तक है ना 12 PM तक का टाइम मैंने उसके लिए एक्सटेंड करके रखा है. उसमें जब भी तुमको पॉसिबल होता है ये दोनों राइट अप अपलोड करो. उसके बाद में जो आप लोगों का प्रैक्टिकल का टैब है वो मैं डिसेबल कर दूंगी. ठीक है, उसके बाद कोई राइट अप अपलोड नहीं कर पाएगा. ओके, सो इफ एनीबडी इज फेसिंग एनी इशू, अगर नहीं है राइटअप या कुछ, तो आज दोपहर तक जो राइटअप था वो उस पर अपलोड कर देंगे. बट आई डोंट थिंक सो. इफ दोज हु आर प्रेजेंट दे नो. ठीक है, ओके. Yes, most of the students are saying that submitted and some of saying I'll upload it today. No issues. That's what I'm telling you that you can upload it till 12 p.m. in the night today. ना पूरे दिन में जब भी तुमको पॉसिबल है वो दोनों राइट अप आज अपलोड कर दो. ठीक है, कहाँ अपलोड करना है? मूडी पे प्रैक्टिकल का टैब है तुम लोगों का. प्रैक्टिकल सी एंड डी एंड प्रैक्टिकल ई एंड एफ ना. तो ई एंड एफ डिवीजन के बच्चों के लिए वो वाले टैब पे जाके तुमको ई एम प्रैक्टिकल को असेस करना है. वहां पे जाओगे तो तुमको प्रैक्टिकल का राइट अप अपलोड करने के लिए टैब विजिबल रहेगा. ठीक है मोहित, ओके. सो वो जो राइटअप से सिर्फ राइटअप स्क्रीनशॉट उसको अटैच करके एक फाइल बनाने की कोई जरूरत नहीं है. स्क्रीनशॉट के लिए मैं बाद में गूगल फॉर्म शेयर करूंगी जिसमें तुम्हारे 6 प्रैक्टिकल का एक एक स्क्रीनशॉट सिर्फ. ठीक है, फीडबैक वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो वो और तुम्हारा जो परफॉर्मेंस का है ना वो सिर्फ तुम्हारे रिकॉर्ड के लिए रखो. जब वो शेयर करेंगे वो टाइम पे उस पर मुझे चेक अपलोड करके सबमिट करना है. ठीक है, तो इसके लिए उसको सेव करके रखो जितने भी हमारे हैं. नेक्स्ट टाइम पे जब हम परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट टू उस टाइम पे फिनिश करेंगे तो वो टाइम पे शेयर करूंगी. ठीक है, बट राइटअप आपको एक पेज का राइटअप जो है वो आपको अपलोड करना है टुडे इटसेल्फ. ठीक है, क्लियर? ओके, ओके. So this was the problem. Why I am showing this again on the screen, because I want to make one thing clear to you all that in such kind of cases you should remember that this thing is nothing but a movement ना. यूनिट को देख के हमेशा ध्यान में रखना, अगर ये मूवमेंट है तो सिर्फ और सिर्फ समेशन एम के इक्वेशन में इंक्लूड होगा. समेशन एफ ऑफ एक्स, समेशन एफ ऑफ वाई, ये सब चीजें क्या शो करती है? दिस शोज दी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस समेशन, राइट, वर्टिकल फोर्सेस समेशन. तो ये फोर्स नहीं है ना, मूवमेंट दिख रहा है तुमको सीधे सीधे. हाँ, तो अगर ऐसे आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में भी अगर क्वेश्चन में दिया है कि इन विच इक्वेशन the moment given is to be included and the equation of condition of equilibrium is given as summation f of x0 f of y0. likewise आपको अगर confusing options मिलते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर movement है तो that should be included in the equilibrium condition of summation m is equals to 0. समझ में आया? Okay, so that is the ultimate meaning that each and every point whatever we are dealing in the class, everything could be converted in MCQ. If you know the concept, if you know the thing what you are actually doing, you can solve any MCQ asked on this thing ना. तुम लोगों ने एमएससी में एक्सपीरियंस लिया है कि एमसीक्यू इज नथिंग बट जैसे हम पेपर सॉल्व करते, तुमको क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर निकालना था और फिर उसको टिक करना था, राइट. सो इट्स मैकेनिक्स, न्यूमेरिकल रहेंगे ही जिसको तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा. So in this unit there were three you can say major things,
3 मेजर थिंग्स में क्या है, सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कौन से पार्ट पे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो सबसे बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे तुम्हारे, सबसे फर्स्ट पार्ट दैट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या क्वेश्चंस रह सकते हैं, आई हैव टोल्ड यू दैट कंडीशन, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, व्हाट इज एन इक्विलिब्रियम फॉर 2 फोर्स, what are the conditions for equilibrium under 3 force, right? And for that case, Lamis, under the format of Lamis, certain question could be asked. And the second point important for this unit was FBD, that is nothing but free body diagram, right? So maybe certain diagrams could be given to you, and what could be the perfect free body diagram for the given shown figure, that could be asked. समझा क्या? तो उसमें क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल ऐसे आपको दिया हो सकता है, for the given figure, ठीक है, what could be the perfect free body diagram, और फिर उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, हो सकता है कि एक इसमें आपको दिया हो सेल्फ वेट, सेकेंड ऑप्शन में आपको दिया हो रिएक्शन एंड सेल्फ वेट, थर्ड इसमें दिया हो आपको रिएक्शन, सेल्फ वेट एंड फोर्स, एंड सेकेंड और the last option says none of mention. So what you will select? This one is first, this one is second, this one is third, this one is fourth. Correct, second one, right? The option B is correct, because if such a case is there, we should include, which thing we should include? The self weight, as well as we should include the vertical reaction because of the contact, right? So that's what I want to tell you, that the concept, if it's clear, you can solve a number of MCQ based on those things. Understood? Right? Self weight and normal reaction, right? So if one string is attached and then options are given, so likewise you need to select the correct option based on the concept of FBD. So such type of questions could be there on FBD. And the problems of beam, as I tell you that the type of supports, the type of load, there are numerous things to be asked under the concept of beams. हाँ, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है that वन यूडीएल ऑफ स्पैन एल ना, जैसे मैंने उस दिन बोला, तो स्पैन की वैल्यू अगर दे दिया, वन यूडीएल ऑफ स्पैन 4 मीटर एंड हैविंग मैग्नीट्यूड 2 किलो न्यूटन पर मीटर is acting on a beam, what could be the magnitude of point load? What I tell you, the magnitude is 2 kilonewton per meter on a span of 4 meter. Very good. Aditya is saying at 8 kilonewton. That is the very correct answer. So likewise, simple questions could be formed under the form of UVL, UDL. The full form of it could be asked, that is uniformly varying load, uniformly distributed load, right? UVL stands for what? UDL stands for what? Another form, that is what is the distance of its point load in case of UVL. So you should recall that L by 3 from the higher support, or the support having higher value. So if suppose in the MCQ format such type of diagram is given, okay, and they say you for the given UVL, the distance of converted point load would be, and suppose the distance is given as suppose 6 meter, ठीक है, जो भी है, whatever may be the magnitude, 4 kilonewton per meter है, on a span of 6 meter है, ठीक है, and option could be given as 2 meter from A, 2 meter from B, 4 meter from A, or 4 meter from B. So the correct option is 2 meter from A. That is now L by 3, matlab 6 by 3, matlab 2 meters, right? So 2 meter from A would be the correct option. So are you all getting it, how the MCQs could be asked, right? So if you have the basic clear, you can solve numerous MCQs based on this topic. Okay. So today we will try to complete the compound beam part. That is the last part of this unit. So if time permits, if both the questions will complete it, then fine. If not, so in next lecture we will take remaining part of this compound beam, and then we will take the MCQ practice. Okay. So this is the last part of your unit number 4. After that, we will take MCQ practice, and we will begin with our unit number 5. Okay. Yes, we will take MCQ practice as we have taken for MSc Lakshman. Okay. There is no provision of a file of containing MCQ will be given, but class में जैसे last time solve किए थे ना हम लोगों ने, MCQ practice किया था, right?
I have shared a Excel file with you and we have solved it together in class. So same thing would happen for this thing as well. Okay. So no file will be shared on group, but we will solve it together whenever our lecture is there. Okay. Clear? So let's begin with the last topic of this unit now. So this is the compound beam. So if you recall the name compound beam, when we have started with the part of beam, I have made this thing clear that in this unit, two major types of beams are there, that is simple beam and compound beam. Okay. So what is the difference between simple beam and compound beam? Compound beam is nothing but a combination of two beams. मतलब अभी जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि एक बीम है, यहाँ पे कोई हिंज सपोर्ट है, एंड में कोई रोलर सपोर्ट है, राइट, एंड उसके ऊपर कोई लोड एक्ट हो रहा है. ओके. और जो हमने कंटिन्यूअस बीम का एग्जांपल देखा था कि जब कोई बीम 2 स्पैन या 3 स्पैन कंटिन्यू एक ही साथ, मतलब नंबर ऑफ सपोर्ट ज्यादा है किसी बीम में, राइट, तो उसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस बीम. बट कंपाउंड बीम मतलब क्या? दो सेपरेट बीम को ना, दो सेपरेट बीम को अगर आप किसी हिंज सपोर्ट या रोलर सपोर्ट से जोड़ते हो, मतलब आपने यहाँ पे बीच में रोलर लगा दिया और यहाँ पे एक बीम है, ठीक है, और नीचे एक बीम है, इन दो बीम को आपने जोड़ा है किस चीज से? बाय टर्म्स ऑफ रोलर. या फिर अगर आपने कोई दो बीम को, ये बीम है, ठीक है, और ये दूसरा बीम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये दो बीम को आपने इंटरनल हिंज, जिसको बोलते हैं इंटरनल हिंज, जहां पे उनको जोड़ा है दो बीम को, ठीक है, दो अलग बीम को अगर हम एक साथ किसी रोलर या हिंज की मदद से जब जोड़ते हैं, so that is nothing but a compound beam. Huh? So when more than one beam is there, not 2 or 3 beams are joined together by means of a roller or by means of a hinge, so that hinge is called as an internal hinge. Internal hinge क्यों बोलते हैं? क्योंकि of course अगर दो बीम को तुम बीच में से ऐसे जोड़ रहे हो तो इंटरनली उसके बीच में वो कनेक्शन लगाएंगे ना, जिसकी वजह से वो दोनों कनेक्ट होंगे, राइट. सो इसीलिए ये जो हिंज होता है इसको हम बोलते हैं इंटरनल हिंज. ठीक है. सो इसके टाइम पे भी रिएक्शन, हिंज मतलब दो रिएक्शन, रोलर मतलब एक रिएक्शन, वो जो हमारा कंसेप्ट है वो हमेशा हर केस में सेम रहेगा. ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके. ठीक है. सो नाउ वी विल सी द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ इट, that is determinate and indeterminate structure. Now what does this term wants to say? Now determinate structure मतलब क्या? A structure with number of unknown quantities less than or equal to the number of static condition of equilibrium available. Analysis is possible by using condition of equilibrium, that is called as the determinate structure. And indeterminate structure is a structure with number of unknown quantities more than the conditions of equilibrium available. For analysis along with equilibrium conditions, additional deform conditions are required. Now what does this point want to say? तो अभी इस चीज को प्रैक्टिकली समझते हैं. अभी तक हमने जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं सिंपल बीम के, ठीक है. सो सिंपल बीम के प्रॉब्लम में अगर तुम्हें याद है तो हमें ऐसे दिया रहता है, कहीं एक जगह पे हिंज है, एक जगह पे रोलर है, राइट, ऐसे होता है. हाँ. तो अभी ये अगर केस है, सो इन दिस केस हाउ मेनी अननोन्स आर हियर? ये एक अननोन रिएक्शन है, ये एक अननोन रिएक्शन है, ये एक अननोन रिएक्शन है. एग्री? आर यू ऑल एग्री विद दिस? राइट. अगर ऐसा केस है तो कितनी अननोन हो गए? अननोन रिएक्शंस है ना ये, बाकी लोड तो हमको दिया होता है स्पैन पे, दैट इज नोन क्वांटिटी वाज. सो फॉर दिस केस unknown quantities are 3, right? Now what how many conditions of equilibrium we have? We have condition of equilibrium, that is summation f of x is equals to 0, summation f of y is equals to 0, right, and summation m is equals to 0. तो अब ये लॉजिक तो तुम सभी को पता है कि अगर हम बोलते हैं ना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई ना, जो भी है, तो अगर हमारे पास दो अननोन है और हमारे पास दो इक्वेशन है तो ही हम दोनों अननोन के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. अगर दो अननोन है और एक ही इक्वेशन है तो सॉल्व नहीं हो सकता, राइट. तो अभी यहाँ पे अननोन कितने हैं? 3 है, एंड वी हैव 3 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. सो दिस इज द डिटरमिनेट स्ट्रक्चर. समझ में आया? is this kind of structure is called as the determinate structure. जब तुम्हारे number of unknowns is equal to the equal or less ना from the number of conditions of equilibrium available. तो अब हमारे पास 3 unknown है और 3 condition of equilibrium है, so we can get the answer. But now if I say a case is there when the beam like this is given to you, okay,
and it's containing hinge and hinge support at both the end. Or another case, when I say one end of the beam is fixed and another end of the beam is given as one roller support. If suppose this is the case. Okay, clear? If suppose now this is the case, so how many unknown reactions are in the first case? ये है दो, right? यहाँ पे दो रिएक्शन आएंगे, यहाँ पे भी दो रिएक्शन आएंगे. सो अभी यहाँ पे मुझे बताओ अननोन कितने हो गए? 4 हो गए. अननोन है ना ये, रिएक्शंस वी डोंट नो, सो दीज आर अननोन्स. सो अभी अननोन कितना हो गया? 4 अननोन क्वांटिटीज वी हैव. ओके, बट कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम तो तीन ही है ना, एफ ऑफ एक्स जीरो, एफ ऑफ वाई जीरो एंड मूवमेंट जीरो. सो अगर हमारे अननोन अवेलेबल नंबर ऑफ कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम से ज्यादा है, सो इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर. समझा? ओके, यहाँ पे भी अगर देखोगे तो यहाँ पे एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, अगर फिक्स है तो तीनों आते हैं, राइट? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, मूवमेंट. और रोलर पे एक, मतलब कितने अननोन हो गए? 3 1 4. मतलब यहाँ पे भी अब अननोन हो गई 4. तो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कितना है अवेलेबल? 3. So number of unknowns, if number of unknowns is more than the available conditions of equilibrium, then we call it as a indeterminate structure. समझ में आया? तो कंपोजिट बीम के प्रॉब्लम्स इज नथिंग बट द प्रॉब्लम्स ऑफ इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर. ओके, जिसके अंदर नंबर ऑफ अननोन्स 3 से ज्यादा है. तो अगर 3 से ज्यादा है तो हमको उसे सॉल्व करने के लिए दूसरी कंडीशंस या दूसरी मेथोडोलॉजी यूज करना पड़ती है. एंड दैट्स व्हाई द कंपाउंड बीम प्रॉब्लम्स आर अ बिट डिफरेंट देन अ सिंपल बीम प्रॉब्लम्स. क्लियर? डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट पे अगर क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में तो सब बता सकते हैं. If MCQ, how the MCQ could be formed? Quantities less than the static conditions of equilibrium is called as determinate, indeterminate, whatever another thing I can give the option. Okay, so तुमको पता होना चाहिए the structure is no Aryan, it's not indeterminate, it's determinate. What I am telling you, number of unknown less than the static conditions of equilibrium. सो अगर लेस है, जो भी तुम्हारी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है उससे अननोन कम या उसके इक्वल है तो डिटरमिनेट है, और अगर उससे ज्यादा है तो इनडिटरमिनेट है. समझा? ओके, ठीक है. So that was the basic of this. Now we will move ahead for the definition of compound beam. A beam formed by joining two or more beams together by means of internal hinge or internal roller. तो ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एग्जाम्पल ड्रॉ करके बताया है, हाँ, कि अगर इंटरनल हिंज या इंटरनल रोलर से किन्हीं दो ही बीम्स को ज्वाइन किया हो तो दैट इज नथिंग बट अ कंपाउंड बीम. तो अब इसके एनालिसिस को क्या करना पड़ता है? डिस्कनेक्ट द बीम फ्रॉम इंटरनल हिंज और इंटरनल रोलर. मतलब क्या करना पड़ेगा? जो भी अगर दो बीम हमको ज्वाइन दिया है, सपोज दिस इज द एग्जांपल, चलो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है? ये हमको एग्जांपल दिया है, ठीक है? सो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू डिस्कनेक्ट द गिवन बीम फ्रॉम द इंटरनल रोलर या हिंज से. मतलब क्या करोगे? ये वाला पार्ट जो है, सपोज आई हैव गिवन दिस नेम इज ए बी, इसको मैंने बोल दिया ये सी डी. तो तुमको सॉल्व करने के लिए ए बी को अलग से बीम लेके सॉल्व करना है, सी डी को अलग से बीम लेके सॉल्व करना है, डिस्कनेक्ट करना है दोनों को. देन ड्रॉ एफबीडी ऑफ ईच पार्ट सेपरेटली बाय अज्यूमिंग इंटरनल रिएक्शन कंपोनेंट एज इक्वल एंड अपोजिट. इक्वल एंड अपोजिट तुमको याद है? देखो ऐसे अगर दो सर्कल में कनेक्शन होता था, अगर उनमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो आई टोल्ड यू दैट द रिएक्शन विल बी इक्वल एंड अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, राइट? सो वैसे ही अगर ये पॉइंट है, सपोज मैंने बोल दिया ये डी पॉइंट है, ठीक है? डी पॉइंट पे जो रोलर है वो इन दोनों बीम पे कनेक्टेड है, राइट? सो ये जो डी का रोलर का रिएक्शन दिखाएंगे ना, वो जब भी तुम दोनों का सेपरेट एफबीडी दिखाओगे तो उसको इक्वल एंड अपोजिट दिखाना है. अगर आर डी यहाँ पे अपवर्ड दिखाते हो तो सेकेंड वाले बीम पे डाउनवर्ड दिखाओगे. अगर यहाँ पे इसका एरो डाउनवर्ड दिखाते हो तो सेकेंड वाले बीम पे अपवर्ड दिखाओगे. सिर्फ क्या तुमको लेना है? इक्वल एंड अपोजिट. जहां पे भी इंटरनल हिंज या इंटरनल रोलर आएगा वहां पे. क्लियर? देन अप्लाई कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम टू ईच बीम टू फाइंड आउट द रिएक्शन कंपोनेंट्स. मतलब जैसे हमने सिंपल बीम किया है वैसा ही करना है. सिर्फ हम क्या करते थे सिंपल बीम में, जो एक बीम है उसकी एफबीडी ड्रॉ करते थे और उस पे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगा के सॉल्व करते थे. अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? दो बीम है तो दोनों को अलग करना पड़ेगा
अलग करके अलग अलग उसकी एफबीडी ड्रॉ करके सॉल्व करना है। सेम ही चीज है, सिर्फ ध्यान क्या रखोगे, जहां पे इंटरनल रोलर है या इंटरनल हिंज है वहां पे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लेना है। अगर ए बी के टाइम पे रोलर का रिएक्शन अपवर्ड लिया था तो सी डी के टाइम पे रोलर का रिएक्शन डाउनवर्ड लोगे, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। समझा? ओके। बाकी हमारी कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो भी सेम ही है, उतनी ही अप्लाई करके हमें सॉल्व करना है। So, should we move ahead now? Understood by all? Okay. Okay. So now just write down this problem. Then we will solve this problem together. I'll share my camera then, and by as demanded by you, a pen and paper method, we will go by that. Okay. So just draw this diagram. Once it's done, let me know so that I'll unshare this screen and we will solve the problem together. Is it done? Yes or no? ये वाला डिस्टेंस 2.5 है, ये 1 मीटर है। बी और डी के बीच का 0.5 मीटर है। ओके, डी से ये जो पॉइंट दिख रहा है ये है 1 मीटर एंड रिमेनिंग है 0.5। ठीक है? ओके। विजिबल है? क्लियरली विजिबल है क्या? ओके, ऑडिबल भी है। जो होस्ट टैब है ना उस पे रिप्लाई दो। हाँ, अभी को होस्ट टैब पे मत दो, मोबाइल मुझे विजिबल नहीं है, वो स्टैंड पे है, सो सिर्फ ओके बोथ है। ठीक है, वेरी गुड। सो क्वेश्चन इज विजिबल, सो लेट्स सॉल्व इट टुगेदर नाउ। Okay, so what does the compound beam method says? Compound beam method says to separate the given beam first of all and then solve it by considering each part separately. Okay, so what we need to do in this case now, this is the two beams you can see. Okay, this is the first one, A, B. For our feasibility, if we want to give, so we can give the names as well. So suppose मैंने इस part को name दे दिया C. ठीक है, दिस पार्ट इज सी। देन हियर डी ई जहां पे लोड है उस पार्ट को मैंने नेम दे दिया ई एफ एंड आई जस्ट नेम दिस पार्ट एज जी। जितने भी एंड्स है ना उन सबको नेम दे देते हैं ताकि कौन सा कितना डिस्टेंस पे है या जो भी है क्लियर हो जाए। वैसे तो बी से जी तक का डिस्टेंस हमको नहीं पता है, राइट? सिर्फ बी तक का ही डिस्टेंस हमें दिया हुआ है। ठीक है, बट फिर भी हमने एंड को नेम दे दिया है जी। यहाँ तक सब कुछ ठीक है, क्लियर है? ओके। अब ड्रॉ करने से पहले एक चीज ऑब्जर्व करने की आदत डालो। मुझे बताओ ए पॉइंट पे कौन सा सपोर्ट है? कौन सा सपोर्ट है ए पॉइंट पे?
हिंज, राइट। तो कितने रिएक्शन आना चाहिए? 2 रिएक्शन, राइट। रोलर यहाँ पे बी पे जो दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट अ रोलर सपोर्ट, राइट। सो रोलर सपोर्ट है तो यहाँ पे कितना रिएक्शन आएगा? 1। वेरी गुड। सो इसका मतलब कि अगर मैंने ए बी और सी वाला पार्ट पहले लेके सॉल्व किया तो ए बी और सी वाले पार्ट में 3 ही अननोन है ना, सेपरेट लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब हमने ए बी और सी का पार्ट अगर पहले कंसिडर किया तो उसमें अननोन कितने आते हैं? 3। मीन्स वी कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट। अगर मैंने पहले जी डी एफ ई ये वाला बीम कंसिडर किया, तब मुझे बताओ इसमें कितने अननोन है? ई पॉइंट पे हिंज है, राइट। ई पॉइंट पे हिंज है तो कितने अननोन है? 2, राइट। सो 2 अननोन रिएक्शंस हियर। अब डी पॉइंट पे तो जो दिख रहा है ये रोलर ही है ना, ऐसा प्लेस्ड है अगर तो ये रोलर है, मतलब कितनी रिएक्शन है? 1, राइट। तो कितना अननोन हो गया? 3। और यहाँ पे रोलर, यहाँ पे भी कनेक्शन है ही ना बी की वजह से, राइट। सो अननोन कितने हो गए? 4, करेक्ट। सो अगर 4 अननोन है तो पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व नहीं कर सकते, वी नीड टू सॉल्व दिस पार्ट फर्स्ट एंड आफ्टर दैट वी विल सॉल्व दिस मच। क्योंकि जब हम पहले ये सॉल्व करेंगे तो हमको आरबी की वैल्यू मिल जाएगी। आरबी अगर एक बार मिल गया तो इक्वल एंड अपोजिट ही एक्ट होता है ना सेकेंड बीम पे। तो जब सेकेंड बीम सॉल्व करेंगे तो अननोन फिर 3 में कन्वर्ट हो जाएंगे क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें मिल जाएगी। लॉजिक समझ में आया क्या? समझ में आया? इसीलिए पहले हम कौन सा बीम सॉल्व करेंगे? ए बी और सी। इसीलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम सेपरेट एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं दोनों की, ठीक है। ओके, सो वी विल ड्रॉ द सेपरेट एफबीडी। सो सबसे पहले जो हमेशा का मेथड है, अगर मैंने इसका एफबीडी सेपरेटली ड्रॉ कर रही हूँ तो उसके जो भी पॉइंट्स है वो पहले प्रोजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आई हैव प्रोजेक्टेड द पॉइंट्स। जो भी चीजें पता है सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे। सो एज यू ऑल नो कि सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं सपोर्ट रिएक्शंस। तो अभी मैं पहले ए बी सी के लिए सॉल्व कर रही हूँ तो सपोर्ट रिएक्शन यहाँ पे ए पे हिंज है ना, सो आई विल राइट इट एज आर वी ए आर एच ए। सेकेंड मुझे पता है बी पॉइंट पे रोलर है, तो अभी मैं इस रिएक्शन को अपवर्ड कंसिडर कर रही हूँ, सो आर बी। इतना ही है, इतनी ही रिएक्शंस है फर्स्ट बीम पे। सो ड्रॉ। आफ्टर दैट जो लोडिंग है वो ड्रॉ करेंगे। सो ए पॉइंट से 1 बाय 1 जाना स्टार्ट करेंगे, तो ए से 2.5 मीटर तक बी का डिस्टेंस है, ये तो हमें पता है। सो हमने उतना लिख लिया। उसके बाद बी से 1 मीटर पे एक पॉइंट लोड है, दैट इज ऑफ मैग्नीट्यूड 2 किलो न्यूटन एट पॉइंट सी। सो दिस मस्ट बी द एफबीडी फॉर फर्स्ट पार्ट, राइट। समझा? इतना ही आएगा और कुछ है ही नहीं, ठीक है। ओके, देन वी विल ड्रॉ द एफबीडी फॉर सेकेंड पार्ट एज वेल। हम दोनों की ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम फिर डिसाइड कर सके। अभी तो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया है, ठीक है, लेकिन हम दोनों की ड्रॉ करके देखेंगे किसमें अननोन कितना है, उस हिसाब से फिर हम एक लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दिस इज दी फर्स्ट। ओके, नाउ फॉर द सेकेंड बीम वापस से अब क्या करेंगे, सेकेंड बीम के लिए जो भी पॉइंट्स है प्रोजेक्शन नीचे लेंगे। डी है, एफ है एंड ई है, राइट। अब उसके प्रोजेक्शन नीचे ले लिए, अब मैंने इसे ड्रॉ करना स्टार्ट किया। ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा, ई पॉइंट पे कितनी रिएक्शन आएगी? आर एच ई आर वी ई, राइट। ओके, देन और क्या आएगा बताओ। यहाँ से डी पॉइंट पे रोलर है, सो आर डी। बी पे रोलर है, राइट। अब मैंने क्या बोला, जहां पे जिस इंटरनल रोलर या इंटरनल हिंज से जहां पे कनेक्ट होते हैं वहां की रिएक्शन आती है इक्वल एंड अपोजिट। सो अगर इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो अगर यहाँ पे मैंने अपवर्ड कंसिडर किया है तो ये वाले बीम पे ड्रॉ करते टाइम पे ये वाला रिएक्शन आना चाहिए डाउनवर्ड्स। समझ में आया? क्लियर, right? Because on the first beam I have assumed this as upward. So if I have assumed this as upward for this part, so I need to take it as downward for the another one part. Clear? Okay. So that is to be the major thing which is to be understood. Whenever the internal hinge is there, you need to take opposite, equal and opposite reactions over there. Which part you want me to repeat, Atharva? Why I have taken RB downward over here?
वाई आई हैव टेकन, बिकॉज क्या बोल रही हूँ मैं, जहां पे इंटरनल हिंज या इंटरनल रोलर है, ठीक है, उसका नॉट नेसेसरीली कि तुम पहले इस पे अपवर्ड कंसिडर करो। तुमने अगर यहाँ पे ये वाला एरो डाउनवर्ड लिया होता, आरबी ऐसे लिया होता, तो यहाँ पे आरबी कंसिडर करते अपवर्ड। सिर्फ तुमको इक्वल एंड अपोजिट लेना है, ठीक है, समझा अथर्व? क्लियर? तो अगर मैंने यहाँ पे आरबी को अपवर्ड कंसिडर किया था, तो सेकेंड पार्ट पे मैंने आरबी को डाउनवर्ड कंसिडर कर लिया। दैट्स इट। मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ वो अगर इधर अपवर्ड है तो उसका अपोजिट यहाँ पे कंसिडर करेंगे। अगर यहाँ पे मैंने डाउनवर्ड लिया होता तो मैं यहाँ पे अपवर्ड लेती। ओके ओके, सो अब ये हो गए हमारे दो पार्ट्स। नाउ दिस हैज बिकम अ प्रॉब्लम ऑफ सिंपल बीम्स, राइट? अब ये दो सिंपल बीम के प्रॉब्लम हो गए, अब तुमको सॉल्व करना आता है, राइट? सो अब नाउ इफ आई सॉल्व फॉर द फर्स्ट बीम, अगर हम फर्स्ट बीम के लिए सॉल्व करें, क्यों फर्स्ट बीम के लिए सॉल्व करेंगे? क्योंकि 1 2 एंड 3 अननोन है, एंड सेकंड बीम में 1 2 3 एंड 4 अननोन है। सो वी कैन नॉट सॉल्व फॉर द सेकंड वन फर्स्ट, वी विल सॉल्व फॉर द फर्स्ट बीम, क्योंकि अननोन्स कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के सेटिस्फेक्शन में आता है, ठीक है? ओके, so now for first beam, okay, now for first beam what will be there? अब हम क्या क्या अप्लाई करेंगे? सबसे पहले अप्लाई करेंगे समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 फॉर फर्स्ट बीम। समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। वी हैव फोर्स, यस राइट, मैं ये वाले बीम के फोर्सेस ड्रॉ करना भूल गई हूँ, करेक्ट है। यहाँ पे डिस्टेंसेस लिखे ही नहीं ना, यहाँ पे अब लोड तो ड्रॉ किया नहीं। लोड क्या है? 1.4 किलो न्यूटन का लोड है। डिस्टेंसेस भी जितने पता है वो सारे डिस्टेंसेस भी लिखना पड़ेगा, बिकॉज वी नीड टू टेक द मोमेंट एज वेल, राइट? सो ये वाला डिस्टेंस है 1 मीटर, ये वाला डिस्टेंस है 0.5 मीटर, ये वाला डिस्टेंस है 0.5 मीटर, एंड द लोड इज ऑफ 1.4, करेक्ट? ओके, ठीक है। नाउ द एफबीडी फॉर सेकेंड बीम इज कंप्लीटेड। यस ऋषिकेश, थैंक यू। ओके, सब हम फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है? सो व्हेन आई अप्लाई समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, so RHA is the only quantity which is acting, so from that I'll get first answer, that is RHA is equals to 0. समझा? Okay, now I'll apply summation M about point A is equals to 0. अब ये वाला जो केस है, ये वाले बीम में आई एम अप्लाइंग समेशन M about point A is equals to 0. If I do so, movement about point A, RHA का movement प्लस RVA का movement about point A 0 आएगा, because both the forces are passing through point A, right? अब मुझे बताओ RB का movement about point A कैसे जा रहा है? RB का movement about point A कैसे घूमेगो तुम? एंटी क्लॉकवाइज, राइट? सो मतलब आएगा प्लस, प्लस ऑफ RB इंटू डिस्टेंस कितना आएगा? फोर्स वर्टिकल, डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, मतलब A से डिस्टेंस 2.5, राइट? सो वी विल राइट इट एज प्लस ऑफ RB इंटू 2.5। समझा? क्लियर? अब मुझे बताओ 2 किलो न्यूटन का मूवमेंट अबाउट पॉइंट A कैसे जाएगा? क्लॉकवाइज, वेरी गुड, क्लॉकवाइज है ना। अब यहाँ से ऐसे घुमाना है, जिधर डिस्टेंस है उधर घूमेगा, मतलब ये क्लॉकवाइज जा रहा है, राइट? अगर क्लॉकवाइज जा रहा है मतलब माइनस ऑफ 2 इनटू फोर्स वर्टिकल, डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, मतलब ये पूरा डिस्टेंस लगेगा। ये 2.5 है, प्लस 1 मतलब कितना आएगा? 3.5। सो माइनस ऑफ 2 इंटू 3.5 is equals to 0. So from that we will get an answer for RB. Once we solve it, we'll get an answer for RB. सॉल्व करो, मुझे बताओ आरबी का आंसर। टू 2.8 आ रहा है क्या? 2.8 किलो न्यूटन, राइट? ओके, 2.8 किलो न्यूटन इज द आंसर फॉर आरबी। वंस यू गेट एन आंसर फॉर आरबी, अब क्या अप्लाई करेंगे? समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0। अब एफ ऑफ वाई में कौन कौन से फोर्सेस है? आर वी ए अपवर्ड्स है, प्लस आर बी अपवर्ड्स है, -2 इज इक्वल्स टू 0। ये तीन ही फोर्स है ना। ये देखो यहाँ पे जब हम मैं बात कर रही हूँ समेशन
एफ ऑफ वाई, तो आरवीए अपवर्ड्स है, आरबी अपवर्ड्स है और 2 का फोर्स डाउनवर्ड्स है, मतलब यहाँ पे आना चाहिए आरवीए प्लस आरबी माइनस 2. सो आरवीए प्लस 2.8 minus 2 is equals to 0. So RVA is equals to minus of 0.8 आएगा, minus of 0.8 किलो न्यूटन, राइट. माइनस ऑफ 0.8 मतलब आरवीए का डायरेक्शन जो हमने अज्यूम किया वो रॉन्ग है, आरवीए ऐसे एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड 0.8 का. क्लियर, समझा? यहां तक सबके आंसर्स आ गए. अब तुम्हारे पास अगर आरबी 2.8 है, इसका मतलब जब हम इस बिम को सॉल्व करेंगे हम आरबी को ले सकते हैं 2.8, कर सकते हैं ना, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है, तो आरबी का आंसर तो मिल गया है. सो नाउ आरबी इज नॉट एन अननोन फॉर दिस, सो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ आरबी. यहां तक सबके आंसर आया है क्या? आर एच ए 0, आरबी 2.8, आरवीए माइनस 0.8. ओके okay, so let's move ahead now. Now we will solve it for second beam. Okay, so for second beam, okay, for second beam apply summation f of x is equals to 0. अब ये second beam है, उसके लिए मैंने लिखा summation f of x is equals to 0. मुझे बताओ f of x में कौन सा फोर्स आएगा? माइनस ऑफ आर एच ई इज इक्वल्स टू 0, मतलब आर एच ई इज इक्वल्स टू 0 आएगा. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कोई फोर्स है ही नहीं, राइट. दिस सॉल्यूशन यू वांट टू शो मी अगेन. इज इट ओके साहिल? Okay, so done. Should we go on the second beam solution? Okay, okay, so for the second beam now, summation f of x is equals to 0. When we apply, the only unknown is rhe, and hence I have written down rhe is equals to 0, right? Okay, now we will apply समेशन m अबाउट पॉइंट e इज इक्वल्स टू 0. अब मैंने क्या अप्लाई किया? हमेशा क्या ध्यान रखोगे, समेशन f ऑफ x के बाद समेशन m ही अप्लाई करो, क्योंकि f ऑफ y में हमेशा अननोन 2 ही रहने वाले, राइट. सो f ऑफ y से कभी आंसर नहीं मिलेगा, हमेशा इक्वेशन ही फॉर्म होगा. सो इट्स बेटर वे कि सबसे पहले मूवमेंट लगा दो और फिर f ऑफ y में जाओ, ठीक है? ओके, स्क्रीन इज अ लिटिल बिट ब्लर, इज इट सो? क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा, ब्लर है स्क्रीन. मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग नो नॉट ब्लर. ठीक है, छोड़ो. सो अभी जिसको प्रॉब्लम है एक बार देखो नेट कनेक्टिविटी ना. इफ ऑल आर सेइंग क्लियरली विजिबल, सो लेट्स मूव अहेड. सो इफ आई टेक नाउ समेशन m अबाउट पॉइंट e इज इक्वल टू 0, तो मूवमेंट अबाउट पॉइंट e इज इक्वल टू 0 में क्या क्या आएगा, चलो बताओ. वन बाय वन मूवमेंट लेना स्टार्ट करते हैं. तो वापस से अब आर एच ई इंटू 0 प्लस आर वी ई इंटू 0, क्योंकि आर एच ई और आर वी ई तो ये पॉइंट से ही पास हो रहे, राइट. तो उसका मूवमेंट तो हो जाएगा 0. अब 1.4 का मूवमेंट अबाउट पॉइंट ई कैसे जाएगा, बताओ कैसे जाएगा? हमेशा क्या देखना है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट. सो अब अगर इसको देखते हैं तो ये कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, राइट. सो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव. डिस्टेंस कितना है बताओ, डिस्टेंस कितना आएगा? वेरी गुड, 1.4 इंटू फोर्स वर्टिकल, डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, मतलब इतना डिस्टेंस आएगा, दैट इज 0.5, राइट. सो प्लस ऑफ 1.4 इंटू 0.5. क्लियर? ओके ओके, लेट्स मूव अहेड. आर डी का मोमेंट अबाउट पॉइंट ई कैसे आएगा बताओ? आर डी का मोमेंट अबाउट पॉइंट ई कैसे जा रहे हैं हम आर डी का मोमेंट लेने के लिए? ये कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज, राइट. अगर क्लॉकवाइज जा रहा है इसका मतलब निगेटिव, राइट. और डिस्टेंस कितना आएगा बताओ? आरडी का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ई, ये टोटल डिस्टेंस लेना पड़ेगा. अब ये टोटल डिस्टेंस कितना है? 1 प्लस 0.5 ना, राइट. सो माइनस ऑफ
RD into 1.5. समझा? ओके. देन RB का मूवमेंट अबाउट पॉइंट E. कैसे जा रहा है RB का मूवमेंट? RB वापस से घुमा के देखो, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है मतलब पॉजिटिव. सो प्लस ऑफ RB का मैग्नीट्यूड पता है ना, तो सीधे मैग्नीट्यूड ही लिखो ताकि कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए. सो 2.8 इनटू डिस्टेंस, फोर्स वर्टिकल अगेन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब ये पूरा डिस्टेंस लगेगा. तो यहाँ तक का डिस्टेंस तो 1.5 है. 1.5 प्लस दिस मच मतलब 0.5, राइट, मतलब 2 मीटर्स. सो दैट विल बी ऑल, और कोई फोर्स नहीं है, इज इक्वल्स टू 0. सो दिस मस्ट बी द इक्वेशन. अब देखो इसमें अननोन क्या है, RD, तो इस पे से RD का आंसर मिल जाएगा. समझे? सो सॉल्व इट एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर फॉर RD. 4.2 आ रहा है क्या? बाप रे, 9.45 कैसे आ रहा है? 4.2, 4.2 is the correct answer. Very good. So 4.2 kilonewton is the correct answer. Okay, I have solved it on my own as well. So the correct 6.3 आता है दोनों रिएक्शन को ऐड करके, 2.8 into 2 plus 1.4 into 0.5, वो आता है 6.3. Then 6.3 divided by 1.5 जब उधर ले जाते हैं तो, so that will